आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये जो संगठन आप सुन रहे हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये संगठन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी में भी 6 प्रकार की माइनॉरिटी है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के 6 प्रकार के माइनॉरिटीज के लोग हैं देश भर में, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे। तो इस तरह के लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर इस देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में लगभग 83 पार्टियां बनाई। पार्टी के लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने 83 पार्टी के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम संगठन बनाया। तो इसमें 83 पार्टी के लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। इनकी संख्या देश में 85% है। 19 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भाजपा है, उसको केवल 37.7% वोट पड़े। मैं जो आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि भाजपा को 2019 के चुनाव में 37.7% वोट पड़े। हम लोगों के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 85% वोट है। साथियों, इस देश में विदेशों से आकर मुगलों ने राज किया। मुगल भारतीय लोग नहीं थे, मुसलमान और मुगल दो अलग अलग बातें। तो मुगल विदेश से आकर भारत में उन्होंने राज किया, तो खदेड़ कर अंग्रेजों ने राज किया और अंग्रेजों को खदेड़ कर 15 अगस्त 47 को ब्राह्मणों ने भारत में राज स्थापन किया। आप लोगों को थोड़ा जानकारी होना चाहिए, दोबारा बताता हूं क्योंकि ये बात कोई बताता नहीं। विदेश से आकर मुगलों ने भारत पर राज किए और मुगलों को खदेड़ आकर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। अंग्रेजों को खदेड़ कर ब्राह्मण जो विदेशी है, उन्होंने भारत पर 15 अगस्त से राज शुरू की। तो ब्राह्मण जो विदेशी है, उन्होंने 15 अगस्त से अपना राज शुरू कर दिया। अपना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया और जो विदेशी ब्राह्मण है, वो कह रहे हैं, जो विदेशी है जिन्होंने अभी अपना राज्य कायम किया हुआ है, वो कह रहे हैं देश आजाद हो गया। साला बड़ा अजीब किस्म की बात। अभी देश आजाद नहीं हुआ है। कांग्रेस की स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक आकर करने की। हमारे लोगों को जो भारत में पढ़ाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की और उन्होंने 15 अगस्त को एक ब्राह्मण को पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये नहीं पढ़ाया जाता है, ये नहीं बताया जाता। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात होगा कि कांग्रेस की स्थापना
चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी नाम के ब्राह्मणों ने की, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। दूसरी बात, इस देश में 1952 को जनसंघ नाम का संगठन आरएसएस के ब्राह्मणों ने बनाया, शायद अजान हो। ठीक, आपको बात समझाने का प्रयास कर रहा था कि देश में 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन। नेशनल कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन। और डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भारतीय नहीं है, विदेशी लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विदेशी लोगों का संगठन है उन लोगों की संख्या देश में 3.5%, ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5%। 3.5% के लोग अगर वास्तव में चुनाव ईमानदारी से चुनाव हो तो ग्राम पंचायत में पंच भी नहीं चुन सकते। 3.5 वोटों से कोई पंच चुन सकता नहीं, चुन सकता। तो जो ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुन सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ऐसा ब्राह्मण लोग, बीजेपी के, आरएसएस के वर्ग का है, ओबीसी। पिछड़े वर्ग में नरेंद्र मोदी की जाति तेली जाति की है। ऐसा मैं जब गुजरात में जाता हूं तो गुजरात के मेरे भाई लोगों ने, केवल तेली जाति के लोगों ने मुझे बताया कि वो हमारे जाति का है, तेली जाति। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों का लिखा हुआ ग्रंथ है मनुस्मृति, कि अगर तेली ब्राह्मण ने तो शाम को उसको नहाकर शुद्ध होना। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, हमने नहीं लिखा, ब्राह्मण ने लिखा कि तेली का अगर मुख देख लिया तो उसको शाम तक नहाना पड़ेगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। तो इन ब्राह्मणों ने उसको, तेली को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, जानबूझकर बनाया कि यही तेली है जिसका हम मुंह देखना नहीं चाहते, उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। और अब डेली देखने के बाद नहाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कभी खबर नहीं आई कि ब्राह्मण लोग जो उनको डेली देख रहे हैं उसके बदले में नहाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको कोई पता नहीं है। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने का 52% जो ओबीसी के लोग है, 100 में 52% ओबीसी के लोग हैं। तो 52% लोग, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% से ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं बनाया जा सकता। तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोगों को 52% लोगों का प्रतिनिधि जो है, जाति का आदमी जो है, उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। को कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे समाज का आदमी को हमने प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया है, तुम हमारा साथ दो। तो 52% ओबीसी के लोगों ने, 52% पिछड़े वर्ग के लोगों ने भाजपा के नरेंद्र मोदी को, आरएसएस के नरेंद्र मोदी को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बन गए। उसके मई महीने में जब चुनाव होगा फाइनल रिजल्ट तब तक 10 साल पूरे हो जाएंगे। एक पिछड़े वर्ग के आदमी को, ओबीसी के आदमी को, ओबीसी के ही लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया और 9 साल पूरे हो गए
9.5 साल पूरे हो गए, 9.25 साल पूरे हो गए, अभी तक 52% ओबीसी के लोगों की गिनती करने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने ये 52% ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं किया। सोचते होंगे फिर ये आपने 52% कहां से लाए? अरे तो अंग्रेजों ने क्यों गिनती किया था उसके आधार पर बता रहा। अंग्रेजों ने गिनती किया, 15 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया, भारत के 2 टुकड़े हो गया, एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया। आरएसएस वाले कहते हैं एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। गलत बात है। हमारे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता। तमाम मुसलमान लोग भी हिंदुस्तान 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 कहते रहते हैं। मुसलमान लोग भी गलत कहते थे, गलत कहते हैं कि एक तो पाकिस्तान है बाकी हिंदुस्तान। तो मुसलमानों को पूछा जाना चाहिए, अगर बाकी बचे हुए देश का नाम हिंदुस्तान है तो मुसलमानों को पूछना चाहिए तुम हिंदू हो क्या? तो नहीं, हिंदू तो नहीं है, फिर कौन हो? ये मुसलमान। अगर तुम मुसलमान है तो फिर ये सारे देश का नाम जिसमें तुम्हारी संख्या 15% है, सारे देश को हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों कह रहे? बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, हिंदुस्तान इस देश का नाम नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को जानते थे, इस देश का नाम। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उसने पहली लाइन लिखी, पहली लाइन, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। इसलिए कह रहा हूं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हमारे देश का नाम भारत है। भारत क्यों है? एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सारे सारे लोग मिलकर रहते हैं तो भारत है। और हम लोगों को ठीक से चीजें समझनी होगी। आरएसएस के लोग पहले इसे भारत को बदलकर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र और हिंदू बनाकर वो शास्त्रों का राज हम लोगों पर थोपना चाहते हैं। ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मणों ने बनाई। इस देश में ये वर्ण व्यवस्था, ये ऐसी वर्टिकल व्यवस्था है, ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल होती तो सारे वर्ण बराबर। ये ऐसी खड़ी है, कोई ऊपर है, कोई उसके नीचे है, कोई सबसे नीचे है, शूद्र। तो ये 4 वर्ण की व्यवस्था, देश को विभाजित करने वाली व्यवस्था ब्राह्मण है, ये ध्यान रखो। जब ब्राह्मण कहते हैं हिंदू मुसलमान तो इसका मतलब है वो देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की थियरी ने 15 अगस्त और पाकिस्तान का विभाजन करवाया। बहुत खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। हिंदू मुसलमान की जो थियरी है, सिद्धांत है, उसने 15 अगस्त 47 को भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े किए। हिंदू मुसलमान का जो सिद्धांत है ये भारत का विभाजन करने वाला सिद्धांत है, ध्यान रखो। और इसीलिए संविधान के पहले लाइन में लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। तो भारत में रहने वाले लोग जो है वो हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय लोग हैं। ये ध्यान रख करके हम लोगों को विचार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा रखने वाली जो पार्टियां है, लगभग
लोगों ने मिलकर दिल्ली में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का संगठन बनाया। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा शेड्यूल कास्ट के लोगों का है। शेड्यूल कास्ट में भी 803 जातियां है। ये भी हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट में, बहुत बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, इन लोगों की 6000 जातियां है और इन लोगों ने के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जिन लोगों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मण हम लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था तो ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। आप अंग्रेजों को गलत कहते हो, मैं भी कहता हूं अंग्रेज गलत। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, गलत है। मगर ब्राह्मणों ने लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो इन लोगों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 2 टुकड़ों में बांटने वाले लोग घटिया लोग थे और 6000 टुकड़ों में बांटने वाले लोग बड़ा घटिया। उन घटिया लोगों को चुनने से, क्योंकि हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारे लोगों में सोचने का और देने का तरीका कैसे, हमारे लोग वोट कैसा देते हैं, हमारे लोग वोट देने का तरीका है, वो तरीका है कि वो प्रचार किसका, क्या कहते हैं, प्रचार किसका। जिनके पास काला धन है वो कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इनके पास काला धन है। काला धन समझते हो क्या, काला धन समझते हैं? ये जो नोट है, आपको बता दो, थोड़ा आपको समझ में आ जाए इसलिए बता दो। ये नोट काला है कि नहीं है ना? तो जो पैसा है होता है, इसलिए उसको काला धन कहना है, गलत बात है। काला धन, उसका अर्थ काला धन काला नोट नहीं होता है। काला धन किसको बोलते हैं? जो धनवान लोग है, जिस धन पर टैक्स नहीं देते हैं और पैसा छुपाकर रखते हैं, उसको कहते हैं काला धन। अरे बोलने दो, अरे नहीं, उससे क्यों लग रहे हो, उसको भी बोलने दो ना। तुम आपस में क्यों बोल रहे हो, बोल तो, उसको भी तो बोलने का मौका चाहिए। बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको भी बोलने दो। वो ये सोच रहा है कि शायद मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा उसको लग रहा है, इसलिए उसको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बोलने दो। तो मैं आपको उसकी अपनी जितनी समझ है उसके अनुसार वो बोल रहा है। जिन लोगों के पास है ना, वो उसकी अपनी समझ है बोल रहा है। सरकार किसको काला धन मानती है? जिस धन पर सरकार के धनवान लोग टैक्स नहीं देते। अगर
दे दे, टैक्स दे दे, तो सरकार उनको सर्टिफिकेट देती है ये धन सफेद हो गया। लोगों को समझना चाहिए कि अगर सरकार 100 रुपए में से 30 रुपया सरकार को दे दे तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि हाँ ये सब बढ़ गया। तो इस तरह से जो काला धन जिनके पास है वो पैसा छुपाया हुआ है तो उसको काला धन कहते हैं। और ये जो काला धन है वो चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 5 साल तक जो काला धन होता है वो जमा करते हैं और चुनाव में हमारे लोगों का वोट खरीदने के लिए पैसा देते हैं। हमारे लोगों का वोट जो खरीदने के लिए कितने रुपए में, 500 रुपए में, कहीं कहीं 100 रुपए में खरीदते हैं, कहीं 200 रुपए में, जिसकी औकात जितनी होती है उसके अनुसार बेचता है। किसी की ज्यादा औकात होती है तो ज्यादा लेकर बेचता है। तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया में वोट बेचता है। अगर परिवार में 5 वोट है तो उसको 2500 रुपया मिलते हैं। तो एक आदमी को अगर मान लो 500 मिल गया वो 5 के लिए मौका देता है। 1 साल के कितने दिन, 360 दिन, कम से कम 360 दिन 1 साल के होते हैं। 5 साल के अगर आप गिनती करो तो ये 1800 के लगभग 5 साल के 1800 दिन होते हैं। तो 1800 दिन के लिए आपको 500 रुपया देते हैं। 18 1 रुपये में कितना पैसा आ गया? तो इसका मतलब ये है कि आपको चवन्नी में ही खरीदते, एक दिन में चवन्नी देकर के खरीदते। तो हमारे लोगों को ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो अपना वोट चवन्नी में बेच देते। तो जो लोग चवन्नी में वोट बेचते हैं एक दिन का, बहन और बेटियों पर बलात्कार करने का अधिकार उनको दे देते हैं। जब सरकार उनकी आती है और बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, तो हमारे लोग चिल्लाते हैं बलात्कार हो गया, अत्याचार हो। अरे गधे की औलाद, तूने खुद चवन्नी में साले वोट बेच दिया है ना, अब चिल्ला रहा है। तूने चवन्नी में तेरा वोट बेच दिया तो जिसने खरीदा वो छोड़ देगा तेरे को। तो उसने पैसे से तुम्हारा वोट खरीदा तो खरीदा इसीलिए ये 5 साल तक तुम्हारे ऊपर राज करे और तुम्हारी पुलिस चौकी में भी कोई सुनवाई ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि वोट का अधिकार बेचने के लिए नहीं दिया गया। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार, बनने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अंग्रेजों को 1931 में 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां जाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि वोट का अधिकार भारत के लोगों को दिया जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देगा, जो एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट का अधिकार होगा। अनपढ़ आदमी को वोट का अधिकार नहीं होगा। ये अंग्रेजों ने उस समय डिसाइड किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां थे, आप लोगों की लड़ाई वहां लड़ रहे थे। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लोगों की लड़ाई वहां लड़ रहे थे।
उन्होंने उनको कहा, अंग्रेजों को कहा कि वोट का अधिकार प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी पर टैक्स पे करने वाले लोगों को ही नहीं होना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों को बड़ी हैरानी हुई है कि आप क्या कहते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बैरिस्टर हो, और आप इसका विरोध कर रहे हो, तो क्या तरीका है, फिर वोट देने का तरीका क्या है, हमें तो नहीं समझ में तरीका हो सकता है, इसके अलावा भी वोट देने का कोई तरीका हो सकता है, वोट अधिकार देने का तरीका हो सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, क्या कहा, अंग्रेजों को उन्होंने कहा, देखो हमारे देश में 20 साल का लड़का होता है तो 20 शादी होती है, होती कि नहीं होती, 20 साल में हमारे देश में होता है कि नहीं, 20 साल के लड़के की शादी होती है और 1 साल में उसका बच्चा पैदा होता है, तो 21 साल में उसका बच्चा पैदा होता है, वो बाप हो जाता है। जो नौजवान आदमी 21 साल में बाप बन सकता है, उसको वोट का अधिकार नहीं, तो काम बड़ा काम कर दिया, सदा छोटा उसको, वो बाप बन जाता है 21 साल में, तो उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बाप बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बाप बनने के लिए केवल पति होना जरूरी है। तो वो जो है वो बच्चा पैदा कर सकता है, बच्चा का बाप बन सकता है, तो इसलिए 21 साल की उम्र में वोट का अधिकार होना चाहिए। तो उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर प्रमाण मताधिकार, जिसकी उम्र 21 साल हो गई उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। इस सारे देश के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी इसके समर्थन में नहीं थे, कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं थी, इसलिए साथियों ये लड़ाई हम लोग अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर दिया। उस वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार शामिल है कि आप शासक को चुन सकते हैं और एक अधिकार है शासक बन सकते हैं। शासक चुन सकते हैं, तो साथियों 84 तक हमारे लोगों ने 1950 को संविधान लागू हुआ और हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, हर 21 साल के व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर उसकी उम्र 21 साल है तो उसको वोट का अधिकार बहाल हुआ। 2 अधिकार शामिल है, शासक बनने का, शासक चुनने का। तो 84 तक हमारे लोगों ने दूसरे लोगों को शासक चुनने का काम किया, दूसरे लोगों को शासक चुनते रहे। 84 में माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। 84 में माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर उन्होंने कहा कि आज तक आप शासक चुनते रहे, मगर अब हम लोग दूसरों को शासक नहीं चुनेंगे, हम अपने लोगों को शासक बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमने बनाई। और काशीराम जी ने पूरा ताकत लगाकर मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। उस शासक बनना हमारा काम, हमारे क्या करते थे,
नहीं, शासक बनना हमारा काम थोड़ी है। शासक बनना हमारा काम नहीं है, ऐसा हमारे लोग सोचते थे। जब हमारे लोग ऐसा सोचते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, उस समय लोगों के सोच में बड़ा बदलाव लाने का काम हमने किया और उत्तर प्रदेश का किया। और जब तक काशीराम जी जीवित रहे, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, जब तक काशीराम जी जीवित रहे सारे देश के पत्रकार उनका नाम प्रधानमंत्री की लिस्ट में रखते थे। ये भी है, बने ना बने, मगर उनका नाम कैंडिडेट के लिए हर बार उनका नाम जो है चर्चा में हुआ करता था। यानी उनको मालूम था कि काशीराम जी को केवल थोड़ा मौका मिलना जरूरी है। अगर मौका मिल जाता तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक लगा सकता था। तो निश्चित रूप से ये काम काशीराम जी के द्वारा इस देश में हुआ। हमारे लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते, इतना बदलाव बने नहीं है, मगर ऐसा विचार हमारे लोगों के दिमाग में आ गया कि जब उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश, जिस प्रदेश में 85 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है, 543 लोकसभा की सीटें हैं देश में टोटल, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश की 85 सीटें चुनकर जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनना, नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनना था, गुजरात छोड़कर वाराणसी चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री बनना था, तो गुजरात छोड़कर वाराणसी चुनाव जीतने के लिए आया, लड़ने के लिए आया और फिर वो प्रधानमंत्री बना हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की रेस। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री रेस में शामिल है। तीसरी बार बनने की मुझे संभावना नजर नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं लग रहा। तो उनके जो भाषण अगर आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कॉन्फिडेंस रहे, पहली बार था, दूसरी बार था, अभी उनकी भाषणों में ऐसा कोई जुमला दिखाई नहीं देता है। वो 400 की बात करते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली। क्यों मिली जानता हूं? विरोधी पार्टी के लोग सारे के सारे अलग अलग, सारी विरोधी पार्टी के लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और इस वजह से नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली। जब 303 सीटें मिली, उसके बाद 2019 के बाद क्या हुआ? अपोजिशन पार्टी के लोगों ने समीक्षा की और पता चला कि हम अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता। तो मोदी को वोट पड़े 37.7% और उनके विरोधी पार्टी के लोगों को वोट पड़े 62.3%। इतने वोट उनको पड़े। तो 62.3% लोगों ने क्या किया? सारे पार्टी विरोधी इकट्ठा, सारे विरोधी पार्टी के लोग इकट्ठा, जिनके पास 62.3% वोट है, आगे लड़ाई है 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई। तो नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये जो चुनाव आयोग की जो आंकड़े हैं उसके आ रहा। इसीलिए नरेंद्र मोदी की जो फौज है पहले ही
हारी हुई मानसिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो नरेंद्र मोदी को लगा कि हमारी जो फौज है वो हारी हुई मानसिकता में है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया। 300 पार नहीं हो सकता, मैं तो कहता हूं 150 पार नहीं हो सकता। जो मेरा अपना तजुर्बा है, अनुभव है, 100 वो उन्होंने नारा लगाया 400 पार का। वो 400 पार के लिए उनको 50% से ज्यादा वोट लेना पड़ेगा, उनके पास 37.7% है और 10 साल का राज हो चुका है। भारत में 10 साल अगर कोई राज करता है तो उसके बाद वो जनता उब जाती है, वो जनता उब जाती है। मेरा देखते देखते भी लोग अब उब गए। अब लोग सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए बदल, वैसे भी कोई बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए तो बढ़ने वाला नहीं है। हम लोगों को अपनी रोजी रोटी जो है अपनी लड़ाई लड़कर ही हम लोग, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि हम लोगों को इस लड़ाई में, इस मैदान में हम क्यों है, तो उसका उदाहरण देकर बताना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई अन्याय हो गया और हमारा कोई नेता है, कोई प्रतिनिधि है, कोई इंस्पेक्टर को टेलीफोन करता है, साहब मैं फला रामधनी बोल रहा हूँ, वो क्या बोलता है, तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, कौन है रामधनी, कौन तो कौन बोल रहे, और फिर वो दोबारा बोलता है रामधनी पिछले लोकसभा के चुनाव में लड़ा था तो मुझे 50,000 वोट पड़े थे, ऐसा कहते हैं दोबारा। तो इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, सर सर आपका आवाज मुझे ठीक से नहीं, आजकल मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपका आवाज जो है ना ठीक से समझ में नहीं आ रहा, वैसे मैं आपका आवाज पहले से जानता हूँ, आप आ जाइए सर, आपका आप हुकुम करिए सर, आप जो काम है हम लोग कर देंगे। ये हारने वाला जो आदमी है उसको भी वोट पड़ता है, किसी को 3 लाख पड़ गए, किसी को 2 लाख पड़ गए, किसी को 50,000 पड़ गए, तो जिसको जितना वोट परसेंटेज पड़ेगा उसका उतना वजन हो। क्या आज के चुनाव में मान लो जिसको 50,000 पड़ा, अगले चुनाव में 1 लाख पड़ा, तीसरे चुनाव में 2 लाख पड़ा, तो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी क्या सोचते हैं, अगले चुनाव जीत जाए, तो पहले ही उसको नमस्कार करना शुरू कर देते, समझ रहा हूं। इसलिए हमारे लोग क्या सोचते हैं वो बता, तो हारने वाला है, इसको वोट देने से क्या होने वाला, हमारे लोगों का सोच, जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं ना, कैसे सोचते हैं, अरे तो हारने वाला, इसको वोट देने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई ऐसा चुनाव आप बता सकते हैं जिसमें केवल जीतने वाले ही लोग होते हैं और हारने वाला कोई होता ही नहीं, क्या आप लोग ऐसा बता सकते हैं, कोई ऐसा चुनाव आप बता सकते हैं जिस चुनाव में केवल जीतने वाले लोग होते हैं, हारने वाला कोई भी नहीं होता है, गलत बात है। हर चुनाव में कोई जीतने वाला होता है तो कोई हारने वाला होता है, हारने वाला मैदान में लड़कर हारता है, एक तो वो होता है जो लड़ता ही नहीं है, जो हारता ही रहता है, हारता ही रहता है, हारता ही रहता है, तो एक लड़ता है और लड़ते लड़ते हार जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हारता है तो फिर 1 बार जीत जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना होगा, चुनावी लड़ाई है, चुनावी लड़ाई में ऐसा होता है, ऐसा हमको करना चाहिए।
हमको ऐसा प्रयोग करना चाहिए और हमारे लोगों को उनका परसेंटेज देकर, चाहे कम या ज्यादा हो, अगर उसके 5 रुपया परसेंटेज होगा तो जो चुनाव जीते हुए आदमी है तो पुलिस चौकी में आपकी मदद नहीं करेगी। आपका हरा हुआ आदमी, मगर आपने उसको वोट दिया, 10-20,000 50,000 वोट उसको दिया, वो आदमी आपका समर्थन जाएगा, जिलाधिकारी कार्यालय में जाएगा, बैंक में जाएगा, आपकी मदद करेगा। तो आपकी मदद करने वाला आदमी आपको चुनाव में खड़ा रखना चाहिए। चुनाव में ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो संकट की घड़ी में आपके समर्थन में खड़ा। अगर संकट की घड़ी में आपका समर्थन करने वाले लोग अगर नहीं है तो फिर चुनाव में आपको हिस्सेदारी लेने का कोई मतलब। साथियों, आउट ऑफ 543 32 राज्यों में 200 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे केवल यहाँ कानपुर में लड़ना है। टोटल देश में 36 स्टेट है, 36 में से 32 राज्यों में 200 लोकसभा की सीटें लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक कांग्रेस पार्टी है जो 500 सीटें लड़ रही है, एक 500 सीटों के लगभग 10 सीटें लड़ रही है। तीसरे नंबर की पार्टी केवल हमारी है, 200 सीटें लड़ रही है, और कोई भी पार्टी 200 सीटें नहीं लड़ रही है हमारे अलावा। मैं आपको रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है चुनाव रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा, आने के पहले ही तीसरा नंबर पर है, पहले ही तीसरे नंबर पर है। क्यों? पिछले 50 साल से इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया, संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया, और दिल्ली में हमने लाखों लोगों का मोर्चा लेकर गए, चुनाव आयोग पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर गए, ईवीएम की गड़बड़ी को रोकने का काम हमने किया। पहली लड़ाई लड़ने वाले लोग ईवीएम के द्वारा चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी वजह से चुनाव आयोग के लोगों को तमाम समस्याएं फेस करनी पड़ रही। और विरोधी पार्टी के आग का अगरार करा पड़े, आप लोगों ने फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर के। उसका आज बयान है कि अगर हमारी सरकार आई आते ही ईवीएम मशीन हटा देते। तो आज ईवीएम मशीन का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा आगे बना हमारी वजह से। हमने इसको बनाया क्योंकि मशीन के अंदर उसका वोट जाने के बाद उसकी चोरी हो रही है। चुनाव आयोग के लोग निश्चित रूप से, क्योंकि ये बात तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ये मामला 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय में लिखा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और इसको किसी अखबार वालों ने खबर नहीं पाई। मैंने सारे देश भर में इस बात को सारे देश के लोगों को बताया, इस मुद्दे पर सारे देश भर के लोगों को जागरूक किया, इस पर भारत बंद करवाने का काम किया, तब जाके इतना बड़ा इशू बना। और इससे क्या हुआ? वोट का अधिकार है, इस समय में आपको बैलेट पेपर पर आएगा, और बैलेट पेपर पर आएगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से आएगा
ये लड़ाई हम लोग बीच में छोड़ने वाले नहीं है। बैलेट पेपर की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक बैलेट नहीं आता है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एक दिन निश्चित रूप से ये लड़ाई हम जीतेंगे, यकीन के साथ है। साथियों, मैं और लंबी बात कहे बगैर आखिरी बात कहना चाहता हूं। हम दूसरों को 1950 से वोट दे रहे, दूसरों को दे रहे। दूसरे लोगों ने हम लोगों का भी कोई विकास, कोई कल्याण, दूसरा हजारों सालों से जिन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई और लोगों को दबा कर रखा, नीच बना कर रखा और 6000 जाति के टुकड़ों में बांट कर रखा, गुलाम बना कर रखा, उनकी पार्टियों को वोट देने से हमारा दुश्मन ताकतवर। कोई भी समझदार आदमी अपने दुश्मन को ताकतवर नहीं बनने देता। कोई भी समझदार आदमी, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, कोई भी समझदार आदमी को ताकतवर नहीं बनाएगा। क्योंकि दुश्मन जब ताकतवर बनता है तो वो आपको रगड़ने का काम करेगा। तो ये तो कोई समझदारी की बात हुई नहीं। इसलिए मैं आखिरी बात आपको कह रहा हूँ कि आप सोचते होंगे कि ये जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है, कैंडिडेट को वोट देने से कोई एक कैंडिडेट तो हार जाएगा। हो सकता है हार जाएगा, मगर तुम पहले से हार जाएगा ऐसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, इन सब लोगों के वोट 85%। जब 100 में 85% वोट है और 37.7% तो से मोदी प्रधानमंत्री बना, तो हमारे जब इतने परसेंटेज वोट है तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारा आदमी चुनाव हार जाएगा? हमको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमको ये कहना चाहिए हमारे वोट ज्यादा है इसलिए हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। तो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट को ही हम लोगों को पूरी ताकत के साथ वोट देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप चुनाव के पहले भी जीत सकते हो और चुनाव के बाद भी जीत सकते हो। हमारा कैंडिडेट चुनाव जीते तो भी आपकी लड़ाई जीत जाएगी। हमारा कैंडिडेट अगर हार गया तो भी हम आप लोगों की लड़ाई छोड़ने वाले। लड़ाई हमारी जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लोगों की मुकम्मल आजादी हासिल नहीं हो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया, नहीं, मुगल विदेशी थे चले गए, अंग्रेज विदेशी थे चले, ब्राह्मण विदेशी है अभी भी है, तो अब वो देश आजाद नहीं। आजाद करने की जरूरत है तो हमारी आजादी की जंग जारी रहेगी। इस आजादी की जंग के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप साथ सहयोग करोगे, सफलता के लिए आप मदद करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके लिए आभार, धन्यवाद।